हिंद स्वराज। उपकारी की संपत्ति बढ़ती ही रहती है। कहा भी है पुण्य की जड़ पाताल तक जाती है। हिंद स्वराज। अध्याय 9। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता। वह जल्दी नहीं करेगा। वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है। बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है। घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सरल है। हिंद स्वराज। रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहाँ महंगाई हो वहाँ अनाज खींच जाता है। लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। रेल से दुष्टता बढ़ती है। बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं। हिंदुस्तान में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन गए हैं। हिंद स्वराज। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय में क्या ख्याल होगा? वे मूर्ख नहीं थे, यह तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है। उन्हीं ने हमें यह सिखाया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। हिंद स्वराज। अध्याय 9। हिंदुस्तान की दशा 2। हिंदुस्तान की दशा दूसरा भाग। पाठक। हिंदुस्तान की शांति के बारे में मेरा जो मोह था वह आपने ले लिया। अब तो याद नहीं आता कि आपने मेरे पास कुछ भी रहने दिया हो। संपादक। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ धर्म की दशा का ही ख्याल कराया है, लेकिन हिंदुस्तान रंग क्यों है, इस बारे में मैं अपने विचार आपको बताऊंगा। तब तो शायद आप मुझसे नफरत ही करेंगे, क्योंकि आज तक हमने और आपने जिन चीज़ों को लाभकारी माना है वे मुझे तो नुकसानदेह मालूम होती हैं। पाठक। वे क्या हैं? संपादक। हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया है। यह एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं चेतेंगे तो चारों ओर से घिर कर बर्बाद हो जाएंगे। पाठक। मुझे डर है कि हमारे विचार कभी मिलेंगे या नहीं। आपने तो जो कुछ अच्छा देखने में आया है और अच्छा माना गया है उसी पर धावा बोल दिया है। अब बाकी क्या रहा? संपादक। आपको धीरज रखना होगा। सभ्यता नुकसान करने वाली कैसे है यह तो मुश्किल से मालूम हो सकता है। डॉक्टर आपको बतलाएंगे कि क्षय का मरीज मौत के दिन तक भी जीने की आशा रखता है। क्षय का रोग बाहर दिखाई देने वाली हानि नहीं पहुंचाता और वह रोग आदमी को झूठी लाली देता है। इससे बीमार विश्वास में बहता रहता है और आखिर डूब जाता है। सभ्यता को भी ऐसा ही समझिए। वह एक अदृश्य रोग है, उससे चेत कर रहिए। पाठक। अच्छा, तो अब आप रेल पुराण सुनाइए। संपादक। आपके दिल में यह बात तुरंत उठेगी कि अगर रेल न हो तो अंग्रेजों का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं ही रहेगा। रेल से महामारी फैली है। अगर रेलगाड़ी न हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस कारण संक्रामक रोग सारे देश में नहीं पहुंच पाएंगे। पहले हम कुदरती तौर पर ही सेग्रेगेशन सूतक पालते थे। रेल से अकाल बढ़े हैं, क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहाँ महंगाई हो वहाँ अनाज खींच जाता है। लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है।
रेल से दुष्टता बढ़ती है। बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं। हिंदुस्तान में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन गए हैं। पहले लोग बड़ी मुसीबत से वहाँ जाते थे। ऐसे लोग वहाँ सच्ची भावना से ईश्वर भजने जाते थे। अब तो ठगों की टोली सिर्फ ठगने के लिए वहाँ जाती है। पाठक, यह तो आपने एक तरफा बात कही। जैसे खराब लोग वहाँ जा सकते हैं वैसे अच्छे भी तो जा सकते हैं। वे क्या रेलगाड़ी का पूरा लाभ नहीं लेते? संपादक, जो अच्छा होता है वह बीर बहुटी की तरह धीरे चलता है, उसकी रेल से नहीं बनती। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता, वह जल्दी नहीं करेगा। वह जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है। बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है। घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सरल है। इसलिए रेलगाड़ी हमेशा दुष्टता का ही फैलाव करेगी, यह बराबर समझ लेना चाहिए। उससे अकाल फैलेगा या नहीं, इस बारे में कोई शास्त्रकार मेरे मन में घड़ी भर शंका पैदा कर सकता है, लेकिन रेल से दुष्टता बढ़ती है, यह बात जो मेरे मन में जम गई है वह मिटने वाली नहीं है। पाठक, लेकिन रेल का सबसे बड़ा लाभ दूसरे सब नुकसानों को भुला देता है। रेल है तो आज हिंदुस्तान में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि रेल के आने से कोई नुकसान नहीं हुआ। संपादक, यह आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे। यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक था। तभी तो अंग्रेजों ने यहाँ एक राज्य कायम किया। भेद तो हमारे बीच बाद में उन्होंने पैदा किए। पाठक, यह बात मुझे ज़्यादा समझनी होगी। संपादक, मैं जो कहता हूँ वह बिना सोचे समझे नहीं कहता। एक राष्ट्र का यह अर्थ नहीं है कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफ़र करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। जिन दूरदर्शी पुरुषों ने सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय में क्या ख्याल होगा? वे मूर्ख नहीं थे, यह तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है। उन्हीं ने हमें यह सिखाया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वह एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसा दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया है। दो अंग्रेज जितने एक नहीं हैं उतने हम हिंदुस्तानी एक थे और एक हैं। सिर्फ हम और आप जो खुद को सभ्य मानते हैं, उन्हीं के मन में ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में हम अलग अलग राष्ट्र हैं। रेल के कारण हम अपने को अलग राष्ट्र मानने लगे और रेल के कारण एक राष्ट्र का ख्याल फिर से हमारे मन में आने लगा। ऐसा आप माने तो मुझे हर्ज नहीं है। अफीमची कह सकता है कि अफीम के नुकसान का पता मुझे अफीम से चला, इसलिए अफीम अच्छी चीज़ है। यह सब आप अच्छी तरह सोचिए। अभी आपके मन में और भी शंकाएं उठेंगी, लेकिन आप खुद उन सब को हल कर सकेंगे। पाठक, आपने जो कुछ कहा उस पर मैं सोचूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में इस समय उठता है। मुसलमान हिंदुस्तान में आए उसके पहले की हिंदुस्तान की बात आपने की,
लेकिन अब तो मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों की हिंदुस्तान में बड़ी संख्या है। वे एक राष्ट्र नहीं हो सकते। कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों में कट्टर बैर है। हमारी कहावतें भी ऐसी ही हैं। मियाँ और महादेव की नहीं बनेगी। हिंदू पूर्व में ईश्वर को पूजता है तो मुस्लिम पश्चिम में पूजता है। मुसलमान हिंदू को बुत परस्त मानकर उससे नफरत करता है। हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान मूर्ति को तोड़ने वाला। हिंदू गाय को पूजता है, मुसलमान उसे मारता है। हिंदू अहिंसक है, मुसलमान हिंसक। यूँ पग पग पर जो विरोध है वह कैसे मिटे और हिंदुस्तान एक कैसे हो। अध्याय 9 समाप्त। वाचन राजीव रंजन गिरी। शुक्रिया।